हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कलेक्टिव सिक्योरिटी। लास्ट सेशन में हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस हैं, इनका मीनिंग किया, देन डिफरेंस किया। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है एंड बैलेंस ऑफ पावर है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस हैं ऑफ पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट मीन्स जो नेशंस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इनमें इक्विलिब्रियम क्रिएट करना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इसके लिए पहले बैलेंस ऑफ पावर है, हम इस डिवाइस को यूज़ करते थे। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया है, लीग ऑफ नेशंस 1919 में जब बनी थी, उस टाइम हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी की डिवाइस को अडॉप्ट किया था। तो आज के टाइम में जो हमारी डिवाइसेस हैं, तो इन दोनों डिवाइसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम करेंगे। तो पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, देन मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, आफ्टर दैट सिमिलैरिटीज, देन डिससिमिलैरिटीज। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? कलेक्टिव मीन्स जितने भी नेशंस हैं वो सभी नेशन आपस में मिलकर क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। इसके लिए सिर्फ एक नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सब नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंडर ये माना जाएगा कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पर वॉर करती है, अटैक करती है, तो बाकी जो नेशंस हैं सभी नेशंस उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, इसके अंडर द सिक्योरिटी ऑफ ईच नेशन इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशंस। मीनिंग हर एक नेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सिक्योरिटी है, सिर्फ उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर एक नेशन की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है? वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसकी है? सभी के सभी नेशंस की है। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इट मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि अटैक सभी कंट्रीज पर हुआ है। अब सभी के सभी कंट्रीज मिलकर क्या करेंगे, उस वन कंट्री पर अटैक करेंगे। तो हो गया कलेक्टिव सिक्योरिटी। जब भी कोई अग्रेशन होता है, अग्रेशन टाइम एक कंट्री पर अग्रेशन नहीं, सभी नेशंस पर अग्रेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो चाहे हम उसकी मिलिट्री एक्शन लें, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, पॉलिटिकली बायकॉट करें, हम बहुत सारे एक्शंस लेते हैं जिससे कलेक्टिव सिक्योरिटी है, इसके थ्रू हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाते हैं। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है? बैलेंस ऑफ पावर तो भी पावर मैनेजमेंट का इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इस सिस्टम के अंडर क्या किया जाता है कि इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जाता है। इसमें जो भी नेशंस हैं उनमें से किसी एक नेशन को पावरफुल नहीं बनने दिया जाता। तो इसमें क्या होता है, जितने भी ग्रुप्स हैं वो भी इक्वली पावरफुल होते हैं, मल्टीपोलर सिस्टम चलता है, तो इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए तराजू की एग्जांपल है, जैसे तराजू की दो पलड़ी हैं, अगर एक में वेट ज़्यादा हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, तो इसीलिए पावर क्या होगी, इक्वल होगी, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा। तो इस सिस्टम के अंडर क्या होता है, नो सिंगल नेशन और a group of nations is allowed to become so powerful that it may threat to international peace and security। मीनिंग कोई एक ग्रुप, एक नेशन पावरफुल नहीं बन सकता है। अगर वो पावरफुल बन गया तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेट है, इसीलिए दूसरा ग्रुप है वो भी इक्वली पावरफुल बनेगा। एंड ये तो सबसे अच्छा गाइड है स्टेट्समैन का फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन द वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुई और जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर भी चेक करवा पाता है।
हर एक कंट्री का जे एक मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को मेंटेन करना। वैसे अगर मेरी सिक्योरिटी है, मेरी सिक्योरिटी सिर्फ मेरे तक ही लिमिटेड नहीं है, हमारी नेशन की सिक्योरिटी इंटरनेशनल सिक्योरिटी से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो ये हम सबका इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह जो जे बैलेंस ऑफ पावर है, इट क्रिएट बैलेंस अमंग इक्वली पावरफुल नेशंस। जो इक्वली पावरफुल नेशंस हैं उनमें बैलेंस क्रिएट करता है। तो जे कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर है, इनका मीनिंग हो गया। अब हम करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। फर्स्ट वन इज बोथ आर डिफेंसिव इन नेचर। मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों डिफेंसिव, डिफेंड करती हैं। तो मीनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए इनका क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई कंट्री अग्रेशन दिखाती है, अटैक करती है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में सभी के सभी नेशन उसके अंगेज्ड है और बैलेंस ऑफ पावर में जो दूसरा ग्रुप है वो अंगेज्ड है। तो ये क्या है, डिफेंसिव है। पहले खुद अटैक नहीं करती, पहले अदर कंट्री है वो अग्रेशन दिखाती है। नंबर 2, सिमिलैरिटीज इन मेथड्स। मेथड में सिमिलैरिटीज है। कैसे? क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी है और तो बैलेंस ऑफ पावर है। जी किस में बिलीव करती है? प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर, मीनिंग पावर की क्वांटिटी अगर आपके पास इतनी ज़्यादा होगी, दूसरा नेशन है वो आपसे डर जाएगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या होता है, पावर की प्रीपोंडरेंस कैसे दिखाई जाती है? एक नेशन के अगेंस्ट सभी के सभी नेशंस खड़े हैं, तो सभी की पावर जब मिलाएंगे वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है। उसी तरह बैलेंस ऑफ पावर में जो दूसरा ग्रुप है वो भी इक्वली पावरफुल है। वो हमेशा क्या करता है, अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर इसके थ्रू ही क्या करते हैं जी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज बोथ एक्सेप्ट वॉर एज अ मीन्स फॉर चेकिंग द वायलेशन ऑफ द सिस्टम बाय एन अग्रेसर। अगर कोई अग्रेसर है वो क्या करता है, अटैक करता है, तो इसके लिए आपको चुप नहीं बैठना है। आप क्या करोगे, आपके पास सिर्फ एक ही मीन है जिससे वॉर को कंट्रोल किया जा सकता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है। आप भी वॉर में इन्वॉल्व हो जाइए। तो इसका मीनिंग है अगर एक कंट्री आप पर अटैक करती है, और दो आप कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू और दो बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे हो, दोनों में क्या कर रहे हो, आप वॉर कर रहे हो। जैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी में जब कोरियन वॉर हुई थी, उस टाइम अदर नेशंस हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। वॉर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड इसी तरह जब बैलेंस ऑफ पावर है, इसमें नाटो एंड वार्सा पैक्ट था। अगर एक कंट्री अटैक करती है तो दूसरी भी अटैक करती थी। उस टाइम कोल्ड वॉर पीरियड था। तो मीनिंग दोनों इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि वॉर तो नेसेसिटी है ही है। नेक्स्ट इज बोथ एक्सेप्ट विल टू एंड अग्रेशन एज अ सर्टेनिटी। मीनिंग जी कहते हैं कि जो अग्रेशन को एंड करना है, अग्रेशन को, वॉर को ख़त्म करने के लिए जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो अपनी सोवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं और एक्शन में भी आते हैं। नेक्स्ट इज बोथ एक्सेप्ट स्टेट्स एज एक्टर अगेंस्ट वॉर। वॉर के अगेंस्ट कौन खड़ता है, नेशन। तो नेशन क्या है, मेन एक्टर है जो वॉर के लिए लड़ेगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएगा। तो नेशन की जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को पूल करते हैं, आपस में मिलाकर वो आपस में ही क्या कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये किसी एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स नहीं हो सकते, ये सभी की सभी स्टेट्स के एफर्ट्स हो सकते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी में जितने भी नेशंस हैं वो आपस में मिलकर अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर में जो अलायंस बना हुआ है, उन अलाइनमेंट ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं। नेक्स्ट इज बोथ आर अगेंस्ट एंड अनड्यूली बिग प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर। ये दोनों ये नहीं चाहते
कोई एक नेशन है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाए, इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा पावर होगी उस नेशन के पास तो ये इंटरनेशनल पीस के लिए थ्रेट बन जाएगा। तो ये इन चीज़ों के अगेंस्ट हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी में भी क्या करते हैं, एक के अगेंस्ट सभी खड़े हैं। ऑब्वियस है जिस साइड सभी नेशंस होंगे वो ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड बैलेंस ऑफ पावर में भी क्या है, एक ग्रुप और सेकंड ग्रुप, दोनों ग्रुप्स में किसी ग्रुप को पावरफुल बनने नहीं देना। तो इस तरह अगर हमारा कोई ऑपोजिट ग्रुप है, क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए? ये पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह ये दोनों ग्रुप प्रिपोंडरेंस ऑफ पावर के अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट चीज सिमिलर परसेप्शंस ऑफ पीस। ये दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पीस को क्रिएट करना ही करना है। ऑल्दो इनमें पीस क्रिएट करने के लिए थोड़ी सी मेथड है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये बिलीव करते हैं अगर पीस क्रिएट होगी तो स्टेट की सॉवरेंटी है वो भी मेंटेन ही रहेगी। एंड लास्ट वन इज बोथ बिलीव इन मिलिट्री कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स फॉर एंडिंग अग्रेशन। अग्रेशन को ख़त्म करने के लिए मिलिट्री कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक कंट्री आप पर वॉर कर रही है, अटैक कर रही है, जब तक आप हथियार नहीं उठाओगे तब तक आप इंटरनेशनल लेवल पर पीस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या हो गया, अगर आपके ऑपोजिट ग्रुप है वो आप पर अटैक कर रहा है, जब तक आप उसको उससे ज़्यादा अमाउंट से पावरफुल बनकर नहीं दिखाओगे वो चुप नहीं रहेगा। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर मिलिट्री कोऑपरेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अकेले पूरे वर्ल्ड से नहीं लड़ सकते हैं, एक ग्रुप से नहीं लड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो हमारे अलायंसेस हैं, जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन सबको मिलकर मिलिट्री कोऑपरेशन कर कर अपनी पावर को दिखाना पड़ेगा। इस तरह इन दोनों में क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं। वो क्या क्या है, तो इधर हम ले रहे हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड हेयर बैलेंस ऑफ पावर। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी कौन सा सिस्टम है, इट इज़ अ कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम मीन क्या हो गया कि सभी के सभी नेशंस हैं अपनी मर्जी से रिसोर्सेज को पूल कर रहे हैं, आपस में मिलकर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर में जो कॉम्पिटिटिव अलायंस है, मीनिंग हम एक ग्रुप के अगेंस्ट सेकंड ग्रुप खड़ा है, जैसे नाटो हो गया, नाटो के अगेंस्ट कौन था, वारसा। तो इस तरह ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग ग्रुप बन गए। ये दोनों कौन से हैं, कॉम्पिटिटिव ग्रुप हैं। तो ये दोनों कॉम्पिटिटिव ग्रुप बन जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव सिस्टम होता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में सभी के सभी स्टेट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जब एक नेशन पर अटैक होता है तो क्या होता है, जितने अदर नेशंस हैं वो उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं, तो सभी स्टेट्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर में जो अलायंसेस के मेंबर हैं जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया है, सिर्फ वो ही मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट इज इट इज़ अ लूज ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, लूज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी कंट्री पर वॉर होती है, अगर हम कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंडर हम किसी कंट्री पर वॉर नहीं करते, हम अपने रिसोर्सेज नहीं दे रहे, हम इकोनॉमिक से एक्शन नहीं लगा रहे, हम पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। अगर हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की ही बात करते हैं, रशिया यूक्रेन में वॉर होती है, अग्रेशन किसने दिखाया था, सबसे पहले रशिया ने दिखाया था। तो रशिया ने अग्रेशन दिखाया, कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंडर सभी ने क्या हथियार उठा ले, क्या सभी ने अपने रिसोर्सेज पूल कर लिए? अगर हम चाहेंगे तभी करेंगे ना। तो इसका मीनिंग क्या है, जो लूज ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसके ऑपोजिट बैलेंस ऑफ पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर जी नाटो के बिटवीन होती वॉर तो फिर क्या होता, सभी के सभी 30 मेंबर्स हैं वो इंक्लूड हो जाते इस वॉर में। तो इस तरह जे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि अगर इस ग्रुप का कोई भी एक मेंबर है अपने आप को विड्रॉ करा ले, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। वॉर के टाइम आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो, अपने रिसोर्सेज देना बंद कर दो, तो ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट इज एनिमी इज फ्रॉम विद इन द स्टेट। मीनिंग क्या हो गया, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी में जो एनिमी होता है वो सिस्टम के अंडर ही होता है। मीनिंग
कि हम सब आपस में बैठे हैं, हम सब नेशंस हैं, हम नेशंस में हमें नहीं पता हमारा एनिमी कौन है। एक कंट्री है दूसरी कंट्री के अगेंस्ट एक्शंस ले रही है, जब वॉर होगी तभी हमको पता चलेगा कि इस कंट्री का इसके साथ कोई भी स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है। तो एनिमी कोई बाहर से नहीं होता, हमारे सिस्टम के अंदर से ही अराइज होता है। एंड बैलेंस ऑफ पावर में हमें पता है हमारा एनिमी कौन है। नाटो को पता है कि रशिया है जो हमारा एनिमी है, तो ये क्या हो गया, एनिमी फ्रॉम आउटसाइड आता है। नंबर 5 वाइडर स्कोप। इसका स्कोप क्या है, बहुत ज़्यादा वाइडर है, इसमें सभी की सभी नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ग्लोबल पीस को मेंटेन करना जिनका पर्पस है, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर का स्कोप बहुत ही ज़्यादा नैरो स्कोप है। क्योंकि नैरो स्कोप तो अपने आप बन गया, जो सिर्फ मेंबर स्टेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना ही इसका पर्पस है। इसमें अदर नेशंस हैं उनमें जो इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप बन गया। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, इट इज़ द इमीडिएट एक्शन, मीनिंग जब वॉर होगी, अग्रेशन है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर में हम सब कुछ पहले ही प्री प्लान्ड होते हैं। अटैक होने के चांसेस हैं, कौन अटैक करेगा, थ्रेट कौन दे रहा है, हमें सब कुछ पता है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं होती, अटैक होने के बाद हम तभी एक्शन में आएंगे, लेकिन ये पहले ही एक्शन में आए होते हैं। नेक्स्ट चीज, नो प्लेस ऑफ न्यूट्रलिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी में सभी के सभी मेंबर नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये माना जाता है कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। सभी की सभी नेशन का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, इसमें जो अदर नेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अगर जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में वॉर होती है, ग्रुप में वॉर हो रही है, तो अदर कंट्रीज क्यों आएंगी, अदर कंट्रीज नहीं आती हैं उनकी हेल्प करने के लिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी इट इज़ बेस्ड ऑन द म्यूचुअल लव एंड गुडविल। हम ये कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर पीस क्रिएट करना चाहते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपस में मिलकर हम रिसोर्सेज को अपनी मर्जी से पूल कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो म्यूचुअल फियर है, डर है कि अगर दूसरी कंट्री है उसने वॉर कर दी तो क्या होगा। इसमें रिसोर्सेज पूल करने के लिए हमारा ग्रुप है, अगर हम इसके ग्रुप के अगेंस्ट हो जाएंगे तो आपस में भी हो सकता है वॉर स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, बेस म्यूचुअल फियर, लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रस्ट लव गुडविल। नेक्स्ट चीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर एसेंशियल। अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहते हो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो हो जिससे हम अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकें, जिसके फ्लैग के अंडर हम कलेक्टिव एक्शन ले सकें। तो इसके लिए 1919 में जैसे लीग ऑफ नेशंस थी, उसके बाद 1949 में यूनाइटेड नेशन बन जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर में कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं मानी जाती है। एंड लास्ट वन इज ग्लोबल पीस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, ग्लोबल पीस क्रिएट करना। बैलेंस क्रिएट करने के लिए आप चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल पर पीस क्रिएट हो, तो इस तरह हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट विद द स्पेशल एजेंडा, इसका भी सेम ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन इसका एक अपना स्पेशल एजेंडा है। स्पेशल एजेंडा क्या है कि मेंबर नेशंस हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो इस तरह इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो आज हम इस सेशन में बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी है, इसकी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज से इनके रिलेशनशिप को कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में हम कलेक्टिव सिक्योरिटी है इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।